नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ श्याम सुंदर में। आज हम एक बहुत ही शानदार और उपयोगी टॉपिक स्वलीनता या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्वलीनता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, कारण और उसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें इन बच्चों का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है या इन बच्चों के लिए किस प्रकार से शैक्षणिक योजना बनाई जाती है, जिसको विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सर्वप्रथम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या स्वलीनता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका सर्वप्रथम अमेरिकन मनोचिकित्सक लियो केनर ने 1943 में पता लगाया था। ऑटिज्म शब्द का साधारण अर्थ होता है स्वलीनता, अर्थात अपने आप में लीन रहना या अपने आप में खोए रहना। इसमें बच्चे को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, वह अपने आप में ही खोया रहता है, जिसमें विकास का कोई क्रम नहीं होता है और बच्चे का सामाजिक संप्रेषण और व्यवहार संबंधी जो एरिया है वो प्रभावित होता है। आगे हम इसको एक परिभाषा के द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अमेरिकन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1990 के अनुसार है। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकलांगता है जो मौखिक और गैर मौखिक संचार और सामाजिक संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आमतौर पर 3 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यानी जो ऑटिज्म है बच्चे हैं उनका सामाजिक और संप्रेषण और व्यवहार संबंधी एरिया जो प्रभावित होता है, उसके कारण उसके शैक्षिक स्तर पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे कि भारत में ऑटिज्म दिव्यांगता के रूप में कब देखा गया, तो यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जिसके तहत भारत में सर्वप्रथम ऑटिज्म को दिव्यांगता के रूप में माना गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि ऑटिज्म के आखिर लक्षण क्या होते हैं जिससे इनकी हम आसानी से पहचान कर सकें। तो लक्षणों में हम देखेंगे सामाजिक व्यवहार में कठिनाई। इन बच्चों को सामाजिक व्यवहार में कठिनाई होती है। आंखों में आंखें डालकर बात करने में परेशानी होती है। आई कांटेक्ट का मतलब अभाव पाया जाता है या दिक्कत इनको होती है। भावनाओं को समझने में या व्यक्त करने में इन बच्चों को दिक्कत होती है। इसी कारण इन बच्चों का व्यक्तियों से ज्यादा ऑब्जेक्ट से लगाव रहता है। दूसरों के साथ खेलना या दोस्ती करना इनके लिए मुश्किल होता है। कल्पना शक्ति का इनमें अभाव पाया जाता है। और संचार संबंधी क्या दिक्कत होती है, बोलने में देरी होती है या बिल्कुल न बोलना, एक ही बात को बार बार बोलते रहना, इशारों में या हावभाव में बात करने में कमी, यानी सांकेतिक भाषा में ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आई कांटेक्ट का इन बच्चों में अभाव पाया जाता है। अगला है व्यवहार संबंधी समस्याएं। व्यवहार संबंधी क्या क्या समस्याएं इन बच्चों को हो सकती है, जैसे दोहराव वाले व्यवहार यानी रिपीटेटिव बिहेवियर्स, और एक ही काम को बार बार करते रहना, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सिर को घुमाते रहना, इस प्रकार की एक्टिविटी ये करते रहते हैं। परिवर्तन के प्रति विरोध, यानी दिनचर्या में जरा सा भी अगर कोई बदलाव कर दिया जाता है तो ये बच्चे उसका विरोध करते हैं। यानी कोई भी चीज सीखते हैं वो एक ही तरीके से सीखते हैं। किसी खास चीज या विषय में अत्यधिक रुचि रखना, इनकी कोई खास चीज होती है जिनमें इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। किसी संपूर्ण चीज के बजाय किसी एक बात पर ध्यान देना, जैसे बच्चे को खेल खिलाया जा रहा है यानी क्रिकेट खिलाया जा रहा है अगर, तो क्रिकेट के संपूर्ण खेल पर ध्यान देने के बजाय ये बच्चे किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, जैसे बैट पे ध्यान देंगे या बॉल पे ध्यान देंगे। इस प्रकार की इन बच्चों की जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। कुछ इनमें संवेदनशीलता भी बच्चे में पाई जाती है, जैसे तेज आवाज से या रोशनी से, स्पर्श से, गंध से, या कभी कभी इनको दर्द का एहसास भी होता है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे, जैसे कभी कभी ये बच्चे बिना चप्पल के भी धूप में घूमते रहते हैं और कभी कभी छाया में भी उछलते रहते हैं। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग सिम्टम्स देखने को यहाँ मिलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ इन बच्चों की ताकत भी होती है जो कि हमें मैनेजमेंट में कारगर साबित होती है। जैसे इन बच्चों को म्यूजिक, कंप्यूटर, पजल्स या मैथ में बहुत अच्छी रुचि होती है, यानी उसमें ये तेज होते हैं। आंखों से देखकर जल्दी सीखते हैं। किसी भी कार्य को एक पद्धति से ही करते हैं, यानी परिवर्तन के प्रति ये विरोध करते हैं। मेमोरी इनकी अच्छी होती है। मैकेनिक में भी ये अच्छे पाए जाते हैं। इनकी एक अलग ही भाषा होती है जो ये खुद के द्वारा विकसित की हुई भाषा होती है, जिसमें ये कुछ बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये कुछ इनकी ताकत भी होती है। आगे हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से ऑटिज्म होते हैं। उसमें हम देखेंगे पहला है वंशानुगत, यानी आनुवंशिकता के कारण भी ऑटिज्म होते हैं, लेकिन कौन से जीन से ये होता है अभी तक इस बात का पता नहीं लगा है।
दूसरा है गर्भावस्था में रूबेला हो जाना या इसका रूबेला का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकते हैं। एक कारण है टॉक्सिन्स एंड पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट, यानी जो वातावरण में टॉक्सिन्स होता है, यानी ये एक विषैला हानिकारक पदार्थ होता है जो वातावरण में पाया जाता है और ये पौधों और पशुओं से उत्पन्न होता है। अगर गर्भावस्था के दौरान माता इन टॉक्सिन्स के संपर्क में आ जाती है तो इसके संक्रमण से भी ऑटिज्म उत्पन्न हो सकता है। अब हम आगे ऑटिज्म के कुछ समस्या व्यवहार है उनको देखने का प्रयास करेंगे कि इन बच्चों में किस प्रकार के समस्या व्यवहार पाए जाते हैं। उनमें जैसे हम देखेंगे कि स्वयं को मारना या दूसरे को मारना, यानी स्वयं को नुकसान पहुंचाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उछलना, चिल्लाना, कूदना, कम बोलना या अधिक बोलना या जिद करना, ये कुछ इनमें समस्या व्यवहार होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जब इन बच्चों का बिहेवियर मैनेजमेंट किया जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ इन बच्चों के प्रकार होते हैं जो हम देखेंगे। पहला है एज पर्जर या एस पर्गर सिंड्रोम। यह एक ऑटिज्म का हल्का रूप है जिसमें केवल सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है जबकि बुद्धि सामान्य होती है, यानी केवल सामाजिक व्यवहार में ये बच्चे पिछड़े हुए होते हैं। दूसरा है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यानी क्लासिक ऑटिज्म। इसमें ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो सभी होते हैं, संचार संबंधी दिक्कत भी होती है, सामाजिक भी और व्यवहार संबंधी दिक्कत भी इसमें पाई जाती है। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसके अंदर जो संप्रेषण संबंधी दिक्कत होती है और व्यवहार संबंधी जो दिक्कत होती है ये दोनों हो सकती है। इसके साथ साथ जो एस्पर्जर और क्लासिक ऑटिज्म है उन दोनों के लक्षण भी देखने को इसमें मिल सकते हैं। चौथा प्रकार हम देखेंगे चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। यह एक दुर्लभ प्रकार है। बच्चा कुछ सालों तक इसमें सामान्य रहता है, यानी उसका जो विकास होता है वो सामान्य होता है, लेकिन 3-4 साल की उम्र के बाद सीखी हुई जो क्षमताएं हैं या जो सीखे हुए टारगेट है उसके उनको वो खो देता है, जैसे बोलना, चलना, खेलना। इसमें मानसिक विकास अचानक रुक जाता है या उल्टा हो जाता है। अगला देखेंगे रेट सिंड्रोम जो कि केवल लड़कियों में पाया जाता है। इसके अंदर भी ऑटिज्म वाले जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल इसको जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उससे अलग माना जाता है, लेकिन जो इसके लक्षण होते हैं वो ऑटिज्म से मिलते जुलते ही होते हैं। हालांकि जो आधुनिक ऑटिज्म है या आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसके तहत जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको केवल तीव्रता के आधार पर देखा जाता है कि कौन से बच्चों को सहायता की कम आवश्यकता है, कौन से को मध्यम आवश्यकता है या कौन से बच्चों को अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ऑटिज्म के प्रकार हमने पढ़े, देखे और आपको समझ आ गए होगी। अब आगे हम देखेंगे कि ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं इनका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करें या प्रबंधन करें ताकि इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। तो उसमें हम देखेंगे कि पहला होता है व्यवहार परिमार्जन यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जो बच्चे के समस्या व्यवहार होता है उन समस्या व्यवहारों का पहले कीन ऑब्जर्वेशन किया जाता है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनको दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि किस वजह से यह व्यवहार घटित हुआ और फिर जो व्यवहार हुआ, जो ऑब्जेक्ट से जो अनुक्रिया हुई और जो व्यवहार हुआ उसके बाद में जो परिणाम हुआ तो हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें ABA जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है, जिससे सकारात्मक जो व्यवहार है उसको बढ़ावा दिया जाता है और जो सामाजिक कौशल है उनको बढ़ाया जाता है। दूसरा है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, यानी जो स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है ताकि इन बच्चों के लिए भाषा विकास में कारगर साबित हो सके। अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसमें रोजमर्रा की जो गतिविधियां हैं जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, लिखना आदि में सहायता प्रदान की जाती है। फिर देखेंगे हम स्पेशल एजुकेशन जो इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, सभी शिक्षकों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है इस चीज को समझना कि इन बच्चों के लिए शैक्षिक मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो उसको हम देखेंगे कि पहला इन बच्चों में अवधारणाओं को समझने की कमी होती है जिसको ध्यान में रख कर की योजना बनाई जानी चाहिए, यानी अवधारणाएं जो होती है इनको ये सही से समझ नहीं पाते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए योजना बनाने के समय। जो भी सिखाया जाए उसको दिखाकर सिखाया जाए, क्योंकि देखकर जो सीखने की क्षमता है उन बच्चों में अच्छी पाई जाती है। हमने पहले भी बताया था ये इनकी ताकत है। बच्चों का ध्यान ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकता है, इस बात का ध्यान रखें, यानी ये जो बच्चे हैं कम समय के लिए ही एकाग्रचित्त हो पाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है, जिससे
आगे हम अच्छी योजना तैयार कर सके। मूर्त वस्तुओं से सिखाएं। ये बच्चे जो मूर्त वस्तुएं हैं उनको देख करके अच्छे से सीखते हैं। जैसे कोई कहानी अगर इन बच्चों को सुनाई जाती है तो ये सही से सीख नहीं पाएंगे, लेकिन चित्रों के माध्यम से अगर कहानी सुनाएंगे या मूर्त चीजों से सिखाएंगे तो ये बच्चे जल्दी सीखेंगे। किसी भी कार्य को करने में क्रम का अभाव होता है। इन बच्चों में किसी भी कार्य को करने के क्रम का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस चीज को सिखाते वक्त इन बच्चों को बोल बोल कर बताना रहता है। कोई भी लक्ष्य एक ही तरीके से सिखाएं, वरना परिवर्तन का यह विरोध करते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया है। इन बच्चों में चिंता और तनाव अधिक होता है, इसका भी हम ध्यान रखें। व्यक्तिगत सिखाया जाए, अगर हो सके तो इनको व्यक्तिगत ही सिखाया जाए, जिससे ये बच्चे जल्दी सीखते हैं। सिखाते समय रेस्ट नहीं दे, वरना ये बच्चे भूल जाते हैं। यानी कोई भी टारगेट जब सिखाया जाता है तो उसको पूरा सिखाएं, उसके बाद ही रेस्ट दें, वरना ये बच्चे भूल जाते हैं। साथ में हम कुछ शैक्षणिक गतिविधियां भी शामिल कर सकते हैं उसकी रुचि के अनुसार, ताकि ये बच्चे खेल खेल में भी सीख सके। इसके अलावा जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे विजुअल के साथ ऑडिटरी, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे जल्दी सीखेंगे। जब शिक्षक कोई शब्द बोलते हैं तो उसके साथ कार्ड या चित्र दिखाया जाए, ताकि ये बच्चे आसानी से सीख सके। तो इस प्रकार से इन बच्चों को सिखाया जाए। टेक्टाइल प्लस विजुअल या ऑडिटरी, इस प्रकार से भी इन बच्चों को सिखाया जाए। जैसे बच्चों को सैंड पेपर, लेटर या टेक्टाइल कार्ड पर उंगलियों से अक्षर छूने देना, शब्द को बोलना और साथ में कार्ड दिखाना। तो इस प्रकार से ये बच्चे जल्दी सीखेंगे। अक्सर सीखने के लिए बच्चों को शरीर से ए बी आदि बनाना या डांस और म्यूजिक के साथ शब्द याद करवाना। तो इस प्रकार से ये बच्चे या गेम्स के द्वारा इनको सिखाना, या संगीत के माध्यम से अगर इनको जो चीज पसंद है तो उसके हिसाब से, जैसे संगीत, प्रकाश, स्पर्श को मिलाकर बनाए गए जो सेंसरी टॉयज है, गेम्स हैं, जिसमें बच्चा अपने अनुभव से चीजें सीखता है। तो इस प्रकार से इन बच्चों का मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर इसके अलावा बच्चे की जो आक्रामकता है, चिंता है या ध्यान की कमी है, इसकी अगर कोई दवा की आवश्यकता है तो डॉक्टर से उसकी दवा भी दिलवाई जा सकती है। अभिभावक परामर्श या प्रशिक्षण है। इसके साथ साथ हमें अभिभावकों को भी ट्रेंड करना होता है, उनको भी इन बच्चों के बारे में सारी जानकारी देनी होती है, ताकि बच्चों का सपोर्ट कर सके, बच्चों को अच्छे से सपोर्ट मिले। क्योंकि अभिभावक अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। इसके अलावा इन बच्चों में जो टेक्टाइल प्रॉब्लम होती है या सेंसरी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी थेरेपी दी जाती है, सेंसरी थेरेपी, जिससे बच्चे में यदि आवाज, रोशनी या स्पर्श को लेकर कोई अत्यधिक संवेदनशीलता है तो उसमें इस बच्चे को मदद मिलती है। मेरे ख्याल से ऑटिज्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको समझकर सभी लोगों को शेयर करें और इन बच्चों के साथ जो अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि ये बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज हमारे द्वारा जो स्वलीनता की विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी गई है, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।